नमस्कार, मैं डॉक्टर बापूजी हूँ हैदराबाद से, चेयरमैन फॉर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन। यानी तीनों सिस्टम को समन्वय करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर रहा है इंडिया में, बाहर कुछ लोग कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में सुना है। अभी तक तो मुझे कोई फीडबैक नहीं आया है। एलोपैथी में क्वालिफाइड होकर के पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, स्टेजिंग है या ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, सारी दवाइयों की जानकारी रख करके फिर नेचुरोपैथी, योगा तीनों का समन्वय करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। बहुत ही हमको खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो आज मैं आपके सामने ये ब्लड टेस्ट सालाना चेकअप कब करवाना चाहिए, सालाना बोल रहा हूँ, हर 2 महीने में 3 महीने में लोग डर करके करवा रहे हैं। अब क्या करना है समझ में नहीं आता। अब डॉक्टरों को तो कोई टाइम ही नहीं है चेकअप के बारे में। वो लोग लिख देंगे मास्टर हेल्थ चेकअप या एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, या नहीं तो बोलेंगे टोटल बॉडी चेकअप। पेशेंट खुद ही चले जा रहे हैं टोटल बॉडी चेकअप। उसमें 27 पेज की रिपोर्ट आती है यार। कितने टेस्ट होते हैं, कितने रिजल्ट्स होते हैं पता है आपको? 60 से 70, 100 भी आते हैं। ये ज़रूरी है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों कराना है ये? उसमें कहीं गलती आ जाए तो भागो। अब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कोई ज़रूरी नहीं था, कर दिया। और लिवर में एक सिस्ट बताते हैं, फिर किडनी में एक ऊपर पोल में एक छोटा सा स्टोन है, बस ख़त्म हो गया पेशेंट। तो वहाँ लिवर के लिए तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भागेगा, और किडनी स्टोन के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और यूरोलॉजिस्ट भी आ जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो किडनी का फिजिशियन है, यूरोलॉजिस्ट जो है वो सर्जन है। इसी तरह कार्डियोलॉजी में भी कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो फिजिशियन है, कार्डियक सर्जन जो है वो बाईपास करता है, स्टेंट करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट करता है। तो ये झंझट में नहीं पड़ना, फंस जाओगे दलदल में। तो मैं खाली 7 टेस्ट बताऊंगा जो 30 साल की उम्र के ऊपर हैं, और दोनों मियाँ बीबी, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जाना चाहिए। यूजुअली लेडीज़ अवॉइड करते हैं, एक तो कंजूस होते हैं, प्लस उनको बहाना मिलता है नहीं जाने का। हस्बैंड का ठीक रह जाए, हेल्थ तो ठीक है, उसकी धारणा वो है। उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए तो कौन करेगा? घर कौन संभालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? ये तो दशरथ महाराज का टाइम नहीं है जहाँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, एक को तबीयत ठीक नहीं तो दूसरी देख लेगी। तो दोनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और व्हील अलाइनमेंट बोलते हैं कार में, दोनों पहिए ठीक से चलना है। एक पहिया पुराना है, एक पहिया नया है, ये नहीं चलेगा। और ये भय भी है लोगों में बैठ गया है कि 30-40 साल की उम्र के बाद किसी को हार्ट अटैक आ गया, स्टेंट लगा दिए, बाईपास हो गया, किसी के किडनी फेल हो गई, किसी के कैंसर हो गया। ये सब की वजह से भय बैठ गया लोगों में, तो अपने आप ही खुद करा रहे हैं, वो गलत है। मैं 7 टेस्ट बताऊंगा, शुरुआत में करवा लेना। उसमें कुछ खराबी आ जाए तो आपके डॉक्टर जो हैं एमडी जनरल मेडिसिन, उनको दिखाइए, वो समझ सकेंगे। उसमें कुछ गलती आ जाए तो आगे टेस्ट वो करेंगे, या नहीं तो हमको भेजिए तो हम बता देंगे क्या आगे टेस्ट करना है। क्योंकि सबके पास मैं नहीं जा सकता, आप सब लोग मेरे पास आ नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। एक कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, और सुबह का सैंपल देने की ज़रूरत नहीं, अर्ली मॉर्निंग का। जब लैबोरेटरी जाते हो तभी दे दीजिए बस। और कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ESR। ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फिर फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पता नहीं है, लैबोरेटरी वाले भी नहीं बताते। और रात में 8 बजे खाना हो जाना चाहिए, सवेरे 8 बजे लैबोरेटरी को जाइए और ब्लड सैंपल दे दीजिए, यूरिन सैंपल दे दीजिए, तो वो करेक्ट फास्टिंग होता है। उसमें खाली पानी के सिवा कुछ अलाउड नहीं है रात के डिनर के बाद। सवेरे चाय नहीं पी सकते और कॉफ़ी नहीं पी सकते। सैंपल तब आपको सारे रीडिंग्स करेक्ट आएंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर है 12 घंटे के फास्टिंग के बाद देना है, ठीक है। और फास्टिंग शुगर का नॉर्मल लिमिट क्या होता है?
अब देखिए लेबोरेटरी, आजकल लेबोरेटरीज में 100 या 110 बता रहे हैं, वो गलत है। WHO ने 98 में बताया है 140 के अंदर हो तो आपको शुगर नहीं है। अब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने इन्फ्लुएंस करके क्या किया है, 2005 में उसको 126 कर दिया। 126 से क्या हुआ, 20% पूरी दुनिया के लोगों में डायबिटिक डिक्लेयर हो गए। और इंडिया में क्या हुआ, 2012 में फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने WHO को डिक्टेट किया तो सब लोग वो फॉलो करना शुरू कर दिए। वो 110 और 100 के अंदर होना चाहिए, 70 से 110। ये गलत है। फास्टिंग ब्लड शुगर 130 के नीचे, 140 के नीचे हो तो शुगर की गोली चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट जो है पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट, मैंने बताया ये पोस्ट लंच, पोस्ट प्रांडियल, तरह तरह के लोगों में कन्फ्यूजन है, लेबोरेटरी को भी मालूम नहीं है। फास्टिंग सैंपल देते ही आप ग्लूकोज पी लेना, कितना ग्लूकोज पी लेना, आप 75 किलो से कम हो तो 75 ग्राम पीना है, या 75 किलो से ऊपर हो, 100 किलो 120 किलो हो तो भी 100 ग्राम ही है। ये इंटरनेशनल लेवल्स है। तो ये आप लेबोरेटरी वाले दे नहीं रहे हैं तो घर पे आप एक काम कीजिए, 100 ग्राम का ग्लूकोज पैकेट मिलता है। प्लेन ग्लूकोज आजकल नहीं मिल रहा है, ग्लूकॉन डी भी चलेगा। ला लीजिए, 1 लीटर पानी के बॉटल में मिला दीजिए। अगर 75 लेना हो तो उसमें 3/4 ले लीजिए, घर से ही वो पाव निकाल दो, 3/4 ले लेना, 75 हो गया। बाकी 100 ग्राम वाले तो पूरा लीटर पीना है। किसी ने कहा आधा लीटर में क्यों घोल नहीं सकते, बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इतना मीठा होगा आपको उल्टी हो जाएगी खाली पेट हो। तो 1 लीटर पानी में घोल करके ले जाइए। साथ में ब्लड सैंपल फास्टिंग का लेते ही तुरंत पी लीजिए और 1 घंटे के बाद सैंपल दीजिए। वो कितना ऊपर जाता है उसको पकड़ना है अपने को। नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल में क्या करते हैं वो लोग 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के बाद चेक करने के लिए बोलते हैं। 2.5 घंटे के बाद नॉर्मल आया या नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं, मैंने मॉडिफाई किया है, 1 घंटे के बाद ले लो। तो अगर शुगर पोस्ट ग्लूकोज में शुगर पीक क्रॉस हुआ तो पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको शुगर आने की अंदेशा है या नहीं, मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट है ब्लड यूरिया, और पोस्ट ग्लूकोज का कितना होना चाहिए लिमिट, 200 के अंदर हो तो काफ़ी है, ठीक है। ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन किडनी की फंक्शन के बारे में बताते हैं। ब्लड यूरिया 40 के अंदर होना चाहिए, 15 से 40 नॉर्मल पकड़ते हैं। और ब्लड सीरम क्रिएटिनिन 0.6 से 1.6 हमको सिखाया गया है मिलीग्राम्स पर 100 ml। तो आजकल लेबोरेटरी वाले उसके भी रीडिंग्स कम कर रहे हैं। कुछ तो 1.3 के ऊपर हो जाए तो किडनी इफेक्ट हो गई, 1.1 के आगे बढ़ गया तो आगे किडनी इफेक्ट हो गई। लोग रिपोर्ट्स देख करके डर रहे हैं, अब फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भागो। तो याद रखिए, सीरम क्रिएटिनिन अगर 0.6 मिलीग्राम से 1.6 के नीचे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डाइट में प्रोटीन डाइट, यानी नॉन वेज है, अंडा है, चना, राजमा, गाढ़ी दाल वगैरह थोड़ा कम कर दे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ याद रखिए, कभी भी एबनॉर्मल हो तो घबराना नहीं, दवाई चालू मत करना, स्पेशलिस्ट के पास मत भागना, और एक 15 दिन ठहर करके और एक जगह करवा लेते हैं, फिर तब सोचेंगे। नेक्स्ट है सीरम यूरिक एसिड। सीरम यूरिक एसिड ये सब में रहता है। ये प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है ब्लड में, उसका जो बचाव खुचा जो है उसको बाहर फेंकने का रहता है। यूरिक एसिड वो एक केमिकल है, वो किडनी फिल्टर्स में बाहर यूरिन में उसको थ्रो करता है। जब जो लोग पानी ठीक से नहीं पीते, पर्टिकुलरली लेडीज़ जब शॉपिंग जाते हैं, सिनेमा, 8-8 घंटे तक पानी नहीं पीते क्योंकि बाहर बाथरूम यूज़ करना है। और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में वगैरह वो लोग भी पानी नहीं पीते। और बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनके बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार पानी नहीं पीते। तो यूरिक एसिड अगर पानी नहीं पियोगे तो गाढ़ा हो जाता है, किडनी फिल्टर्स में फंस सकता है और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता है, किडनी ख़राब हो जाती है।
इसको साइलेंट किलर ऑफ किडनी बोलते हैं। तो सीरम यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? 2 मिलीग्राम से 6 मिलीग्राम तक रहता है, ठीक है। 6 के आगे सपोज 7 आ गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8 मिलीग्राम्स 9 मिलीग्राम्स हो तो तब घबराना चाहिए। उसमें डाइट में बदलाव करो तो कम हो जाएगा, तुरंत दवाई का स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। बहुत लोग डरे हुए हैं, पिछले 20-25 साल से मेडिकल फील्ड ने इतना डरा रखा है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल और 350 आ गया तो इतना डर जाता है पेशेंट के, वो सोने के लिए डरता है कहीं रात में उसका हार्ट नहीं रुक जाए। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो तो नेक्स्ट डे हार्ट अटैक नहीं आता है, ये पुरानी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ही ज़्यादा हो और सालों हो तो ब्लड वेसल में ब्लॉक होकर के हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक आ सकता है, या किडनी ख़राब हो सकती है, आँख खराब हो सकती है। ये पुरानी क्या बोलते हैं डेटा है। अभी आपको सुन करके सरप्राइज़ होंगे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है। अपने लिवर में 80% सीक्रेट होता है, खाने में खाली 20% जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेजल्स में ब्लॉक्स उसकी वजह से नहीं होते हैं। 3 साल से तो मेडिकल वालों को सबको मालूम है, कोई कोलेस्ट्रॉल के बारे में वरी नहीं हो रहा है, बट जनरल पब्लिक को 20 साल से इतनी पट्टी पड़ा करके रखे हैं तो कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं। कोलेस्ट्रॉल से अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, घी भी खाओ। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका जो ब्रेन सेल्स है, बाकी सेल्स के जो वॉल्स हैं, रिपेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है। नर्व के इंसुलेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है, रिपेयर के लिए। या अगर जो कोलेस्ट्रॉल ठीक लेवल से नहीं हो तो अल्जाइमर्स बोलते हैं, लोग पहचानते नहीं हैं 60 साल की उम्र के बाद, अभी तक पता नहीं है क्यों होता है। और डिमेंशिया बोलते हैं, डिमेंशिया का मतलब बार बार रिपीट करते हैं, भूल जाते हैं, सब 60 साल की उम्र के बाद ये होना शुरू होता है। तो अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, किसी को अगर फ़ोन नंबर नहीं आया, याद आया किसी का, इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट के पास भागते हैं। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2015 में वॉशिंगटन पोस्ट में 27 फरवरी को ये रिपोर्ट आई है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक्स डेवलप नहीं होते हैं। अब वो जनरल पब्लिक में जाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए टाइम लगेगा, और मेडिकल फील्ड तो अलाउ नहीं करेगी, फार्मा कंपनीज भी अलाउ नहीं करेंगे, उसमें पैसा बहुत आता है, ये सब धंधे की बात है। तो कोलेस्ट्रॉल से डरने की बात नहीं है। और लास्ट वाला जो है, जेंट्स में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA। ये प्रोस्टेट कैंसर वो भी 50 साल 55 साल 60 साल के बाद आता है, तो सबको नहीं आता है। प्रोस्टेट तो हर एक को बढ़ा हुआ रहता है 50 साल से ही, तो उसमें यूरिन की दिक्कत होती है। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर बढ़ा हुआ हो तो उस प्रोस्टेट के लिए मॉनिटर कर सकते हैं बाद में। तो जेंट्स के लिए ज़रूरी है 40 साल की उम्र के बाद, 30 साल 35 साल में कराने की ज़रूरत नहीं है। और लेडीज़ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो, यानी तो पीरियड्स के बीच में कभी एक दिन स्पॉटिंग हो जाए, तो ऐसे लोग पैप स्मीयर बोलते हैं। पैप स्मीयर का मतलब है सर्विक्स कैंसर, यूट्रस का जो भाग है, बहुत ही कॉमन है लेडीज़ में, उसको टेस्ट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, और नेगेटिव आ जाए तो 1 साल तक मियाँ बीबी आराम से जी सकते हैं। नहीं तो आजू बाजू रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में ये सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, टेस्ट कराने से कम 1 साल तक सुकून से जी सकते हो। इसमें अगर खराबी आ जाए तो आपके MD डॉक्टर के पास चले जाइए। और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का जो लिमिट है वो 1 से 4 यूनिट्स में नहीं बताऊंगा, ज़रूरत नहीं है आपको। 4 के आगे 8 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, कुछ नहीं होता है, घबराने की बात नहीं है। प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करवा लेते हैं बाद में, वो भी यूरिन की दिक्कत आए तो। ये काफ़ी है एनुअल चेकअप के लिए, और यूजुअली पोस्टपोन करते हैं लेडीज़। त्यौहार है, त्यौहार के बाद कराएंगे, बच्चे का
बर्थडे है, अपना मैरिज एनिवर्सरी है, बहुत बहाने मिलते हैं। और अपने देश में इतने त्यौहार हैं तो वो तो कभी होगा ही नहीं। एनुअल चेकअप होता है 2 साल 3 साल के बाद, वो एनुअल चेकअप नहीं है। आपकी शादी की सालगिरह होते ही 1 हफ्ते के अंदर दोनों मियाँ बीबी जा कर के करवा लीजिए, आपके डॉक्टर को दिखाइए, तो आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। थैंक यू।